नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश परदेश विद प्रभाकर और ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई है। ये तमाम खबर आपने देख ही ली होगी, सैकड़ों वीडियो देखे होंगे। शनिवार को हुए चुनाव में किस तरह हिंसा हुई और करीब 18 लोगों की जान चली गई और चुनाव के ऐलान के बाद से करीब 3 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं राजनीतिक हिंसा में। इसलिए मैं हिंसा के इस सवाल पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आपने अब तक तमाम खबरें देख ली होगी तमाम चैनलों और यूट्यूब चैनलों पर। आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या ये हिंसा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। आप जानते हैं ये पंचायत चुनाव काफ़ी अहम है सत्ता के दावेदारों के लिए। अगले साल लोकसभा के अहम चुनाव होने हैं और राज्य की 42 सीटें दांव पर हैं। तो यही सवाल अब राजनीतिक हलकों में उठ रहा है कि क्या ये ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चुनावी हिंसा में कम से कम 7 लोग जो मारे गए वो तृणमूल कांग्रेस समर्थक हैं और गांव में भी जिस तरह लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है, फर्जी वोटिंग का विरोध किया है, वो चौंकाने वाली बात है। आज चर्चा करूंगा इसी पर। आखिर तक देखिए, जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आज यानी सोमवार को जो कुछ हुआ उसकी एक झलकी आपके सामने पेश कर दूं। आप जानते हैं चुनावी धांधली, बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी के आरोप के बाद करीब 700 मतदान केंद्रों पर जो 19 जिलों में फैले हैं, आज दोबारा वोट डाले गए। छिटपुट हिंसा हुई। इस बीच शनिवार की हिंसा में जो घायल हुए थे उनमें से 3 लोगों ने आज अलग अलग अस्पतालों में दम तोड़ दिया। इनमें से 2 तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे और 1 सीपीएम का। इस बीच एनआईए ने बीरभूम जिले के नल्हाटी में तृणमूल कांग्रेस के पंचायत चुनाव उम्मीदवार को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके पास काफ़ी तादाद में कथित रूप से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए थे। दूसरी ओर इस हिंसा पर अब बीजेपी की एक केंद्रीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल के दौरे पे आने वाली है और रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में आएगी ये 4 सदस्यीय टीम और लौटकर पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरी ओर राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जो रविवार शाम को अचानक दिल्ली गए थे, उन्होंने आज शाम दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आधे घंटे तक बैठक की है और समझा जाता है कि उन्होंने चुनावी हिंसा पर अपनी रिपोर्ट भी शाह को सौंपी है। शाह से बैठक के बाद बाहर निकलने पर उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा अंधेरा सूर्योदय के ठीक पहले होता है, लेकिन इस अंधेरी सुरंग के बाद उजाला होगा। और इसके जो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम आ रही है, इसके जवाब में पलटवार करते हुए अब तृणमूल कांग्रेस ने भी मणिपुर में अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला किया है। ये थी आज की कुछ घटनाएं छोटी छोटी। आप जानते हैं कल यानी मंगलवार को पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती होनी है, लेकिन शनिवार को जिस तरह हिंसा हुई या उससे कुछ दिन पहले जिस तरह हिंसा हुई और जिस तरह तृणमूल कांग्रेस में गुटबाजी, अंतर्द्वंद देखने को मिला, जगह जगह गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया, कई जगह हत्याएं हुई। सबसे ज़्यादा हत्या तृणमूल कांग्रेस के लोग ही मारे गए थे पंचायत चुनाव के दिन और दरअसल इसे तृणमूल कांग्रेस ने अपने बचाव में भी इसका इस्तेमाल किया है। उसकी दलील है कि सबसे ज़्यादा लोग हमारी पार्टी के मारे गए हैं और विपक्ष ने हिंसा को उकसाया है। नहीं तो तृणमूल कांग्रेस अगर हिंसा उकसाती तो भला अपनी पार्टी के लोगों की हत्या क्यों करेगी। तो अपने बचाव में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन
इस हिंसा में सबसे ज़्यादा खबरों में जो जिला रहा वो है मुर्शिदाबाद। आप जानते हैं मुर्शिदाबाद जिला बंगाल ही नहीं बल्कि देश में अल्पसंख्यक आबादी वाला, घनत्व वाला सबसे बड़ा जिला है, 1 नंबर पर है। और वहाँ बीते मार्च में एक उपचुनाव हुआ था विधानसभा में, तो तृणमूल कांग्रेस को वहाँ हार का सामना करना पड़ा था सीपीएम और कांग्रेस गठजोड़ के उम्मीदवार के हाथों। हालांकि वो उम्मीदवार बाद में तृणमूल कांग्रेस में ही शामिल हो गए, लेकिन उसी समय से राजनीतिक हलकों में इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट बैंक तो खिसक नहीं रहा है। और इस बार भी जिस तरह हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में, कम से कम 5 लोग अकेले वहीं मारे गए और तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर भी जो हमले किए गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर कूच बिहार और मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई, इसने तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के माथे पर शिकन कुछ बढ़ा दिया है। चिंता की लकीरें गहरी हो गई है, क्योंकि अब 1 साल से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में, और ये कहा जा रहा है, सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को इस पर चिंतित होना चाहिए? क्या ये चुनाव कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है? चुनावी नतीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने देखा है टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर कैसे मतदान हुआ। और अब तो आज तृणमूल के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने भी माना है कि अगर केंद्रीय बल समय पर हर मतदान केंद्र पर पहुंच गए होते तो शायद इतनी हिंसा नहीं होती। दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी ने आज हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की हिंसा पर, और उसके आधार पर हाईकोर्ट ने बीएसएफ और राज्य सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि घायलों का समुचित इलाज कराए और जो लोग मारे गए हैं उनके अंतिम संस्कार में सहायता दें। और इसके बाद पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही अदालत मृतकों को मुआवजे की रकम पर कोई फैसला करेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है वो यही है कि कहीं ये तृणमूल के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। जाहिर है जिस तरह से सार्वजनिक हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के अंतर्द्वंद, उसकी आपसी गुटबाजी, टिकटों के बंटवारे से लेकर और मतदान तक, वो चिंताजनक तो है ही। 12 साल से सत्ता में रही पार्टी के लिए, और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले उसे आत्मावलोकन की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। तो अब देखते हैं कल मतदान में पलड़ा किसका भारी रहता है। हालांकि अब तक मिले संकेतों को कोई आधार माने तो इसमें भी ज़्यादातर इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की ही जीत तय मानी जा रही है। अब दूध का दूध और पानी का पानी तो जल्दी ही साफ हो जाएगा। वोटों की गिनती शुरू होने के बाद ही तस्वीर सामने आने लगेगी। तो मुझे लगा आपने हिंसा के तो तमाम वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये सबसे अहम मुद्दा है, इस पर आपको ये जानना चाहिए और मुझे इस पर बात करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।